ना, लीगल है, घर काम नहीं है। क्या लगेगा? यही क्या यही चेक करना? हाँ। बिल्कुल करो। और क्या, ऑफिस वर्क इतना लीगल नहीं है। करेक्ट है। अभी सर करेक्ट है। ये कुछ कर रहा है, बोला कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कर रहा है ना, घर कानूनी है, लीगल है। दरअसल आपको कीमत नहीं है। चलो, हमारे कंपनी का हम भी फाइल करते हैं। ये तो हम लोग के नीचे। तो जब यहाँ पढ़ ओके, सकते हो देखिए आप। ये है आपका सिलेबस जो हम वीक 1 से बेसिकली हम अपने जावा प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन रहेगा जावा के वेरिएबल्स, डेटा टाइप और जो भी कंट्रोल फ्लोस, ठीक है। उसके बाद हाँ, वीक 2 पे हम आएंगे अपने ओप्स प्रोग्रामिंग की तरफ। तो देखो, जो मेनली आपका फर्स्ट मंथ है वो आपके कोर जावा में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम मंथ 2 में आते हैं, तो कोर जावा हमने पढ़ लिया, तो फिर हम अपने एडवांस जावा की तरफ मूव करेंगे। एडवांस जावा में हम क्या करेंगे, हम जो बैकएंड का हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसमें हम अपना डिजाइन बनाएंगे, तो ठीक है। बैकएंड मंथ 2 में हम अपना बैकएंड कवर कर रहे होंगे, और जो मंथ 3 है उसमें हम आएंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। अब जैसे कि आपको, हाँ, हेलो, एनी क्वेश्चंस? आशीष, आप कुछ बोल रहे थे? ओके, सो अगर कोई और डाउट नहीं है तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। तो मंथ 3 में जो था हमारा, जो हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे, हम पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं बल्कि विद एंगुलर के साथ लेके चल रहे हैं, जो आपका फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। मैम आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज है या क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैम। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है? मैम वॉइस आ रही है और चली जा रही है, आ रही है चली जा रही है। नेटवर्क्स के कारण है या क्या कारण है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैम। जैसे अभी कट नेटवर्क गया। इशू? आशीष, पता नहीं, हमारे एंड से कोई भी इशू नहीं है, वो आपके एंड से। वो शायद आपके वहां से होगा, आप आई एक बार थिंक। ना डिस्कनेक्ट होकर फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके मैं चेक कर लेता हूँ, वाईफाई बंद करके स्टार्ट हाँ, कर लेता एक हूँ। बार चेक करना। क्योंकि हमारे एंड से कोई इशू। जैसे अप्लाई कर देते हैं। तो मार्क्स में करेंगे। अरे मार्च में तो ऑफर है। जाना नहीं है, जाना तो अपने साथ में। मेरे साथ पीछे लग जाना। नहीं, इनको तो ले चलेंगे, आगे वाले सब चलेंगे। ये थोड़ी ना है। हेलो मैम, फिर से रह गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ। हाँ हाँ, हेलो। अभी मैम अभी कुछ बोल नहीं रही है। प्रियंका मैम प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। हेलो। हेलो। हाँ, एक सेकंड में रुक गई थी बीच में, सॉरी। ओके, सो अब क्लियर है वॉइस? यस हेलो। मैम। ठीक है, तो सिलेबस आपने देखा ना, फर्स्ट मंथ में मैंने बताया था जो हम कि अपना बेसिक जावा लेके चलेंगे, ठीक है। जावा के जो भी प्रोग्रामिंग्स और कॉन्सेप्ट्स होंगे वो करेंगे। उसके बाद मंथ 2 में आपका जो बैकएंड आएगा, बैकएंड में हम जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क ले रहे हैं, ओके। एंड यस हाँ, मैम। मैम मैं ठीक है। ये कह रहा था कि जैसे फ्रंट एंड्स वगैरह होगा, तो हम्म। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैम मेरे को जैसे को जावा भी चलता रहता और फ्रंट एंड भी कर। अब फ्रंट एंड और कोर जावा का उस पे देखो, अब आप कह रहे हो कि साथ के साथ दोनों चीज चलती रहेगी, तो वो थोड़ी अलग चीज है। क्योंकि देखो, एंगुलर में तो बेसिकली आपकी जावा स्क्रिप्ट यूज होती है, ठीक है। और अब आपको साथ में जावा भी सीखना है, तो वो दो चीज एक साथ कंटिन्यूसली तो नहीं चल सकती ना। ओके मैम, कोई नहीं, फिर रेगुलर क्लासेस तो हमें हाँ, मिली या चाहिए। ठीक हो है। जाएगा। ओके, अगर आप कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है कि आपका जो टाइमलाइन है वो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है।
सिलेबस अब एकदम से अगर आप कहोगे कि बिल्कुल ही फ्रंट एंड भी साथ में साथ चलता रहे और जावा भी साथ में साथ चलती रहे तो वो थोड़ा मुश्किल काम है 1 घंटे की क्लास में। नहीं नहीं मैम, कोई नहीं, मैं इसलिए सोचा ना कि कहीं कोई दूसरी फ्रंट एंड की भी क्लासेस होगी तो दिला देते, इसलिए मैं बोला। कोई नहीं। नहीं। ये मैडम मेरे तो 5 डेज की क्लासेस है ना, तो हो जाएगी जल्दी जल्दी हाँ में। हाँ, वो हो जाएगा कवर, ठीक है, ओके चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिकली। ओके, जावा से। यस मैम, एक यस मैम। सेकंड इसको स्क्रीन। ओके, तो आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल है आशीष? यस मैम, जेडीके इंस्टॉल्ड है। ओके, सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताने की तो जरूरत नहीं है ना कि कैसे इंस्टॉल करना है या फिर आईडी कोई भी। मैम आज इंट्रो क्लास करा देते, ठीक है, और ये वेरिएबल्स कांस्टेंट्स वगैरह डेटा टाइप्स वगैरह ये सब पढ़ा देते। और कल एक्चुअली मेरे सिस्टम में कुछ परेशानी थी, तो मैं उसको दिया हूँ बनने के लिए, तो ओ, वो आ जाएगा कल। तो मैम। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, हम पहले अपना इंट्रो से स्टार्ट करते यस मैम, यस मैम। हैं। एक सेकेंड, मुझे ना फाइल देखनी पड़ेगी एक बार मैम काम। मैं दूसरी चीज कह रहा था, जैसे मान लो जैसे मैं पढ़ लिया, ठीक है, तो मैम थोड़े थोड़े ना पर डे जैसे आप पढ़ा रहे हो ना, तो वो हम्म, कुछ कुछ पूछ लिया भी करना, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह मतलब जाऊं तो कुछ ऐसा देखो क्वेश्चंस ना है। नहीं मैम, मैं, मैं हाँ मैं यही जैसे कहती हूँ कि जब भी हम कोई मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो उसके लास्ट में या जो भी है उसके रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड या जो भी मेन क्वेश्चन उससे बनते हैं वो साथ के साथ ही हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। मैम 5 से 5 मिनट क्लास के लास्ट रहेंगे ना, तो आप बस हाँ, इंटरव्यू का वो क्वेश्चन लास्ट, पूछ लो, देखो क्लास पूछ लो। हाँ, वही वही लास्ट मैं। में आपका कंक्लूजन तो चलेगा ही, उससे पहले भी अगर जब आप क्लास शुरू होती है, शुरू होने से भी पहले जो मैंने पिछला टॉपिक करवाया उसका भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी उससे प्रीवियस की आपको वो पूरा समझ आया था कि नहीं, ठीक है, ताकि। ये थोड़ा मतलब एक स्ट्रिक्टली कि हाँ, मतलब जैसे ओके बच्चों को डांट लगा के पढ़ाते हैं ना, वैसे। साइज है ना। ओके, वो आपको बस इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बस रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट, बाकी तो मैम मैं जो है वो रेगुलर हम पे रहूंगा, छोड़ दो। रेगुलर रहूंगा, बस आप बस करा दो, फुल स्टैक डेवलपर बना दो मैम। ये एक, डिवाइस 2 मिनट टाइम दो बस, मैं एक बार सिलेबस ढूंढ लूँ उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक यस है। मैम, कोई थोड़ा नहीं सा मैं। रुको। डिस्कशन है। ओके,
नहीं मंडे है, 30 तारीख मंडे है, 29 संडे। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। संडे है 29। अभी कमिंग मंडे है ना, इसी में जाना हेलो आशीष। यस मैम, ओके, है। तो देखो मंडे जावा के ओवरव्यू में हम सबसे पहले आज नॉर्मल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जावा क्या है, उसकी ओरिएंटेशन कहाँ पे हुआ था, या और एक जावा का आर्किटेक्चर। तो जब भी आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो जावा का आर्किटेक्चर जो कि है मोस्ट कॉमन चीज है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जावा, अब ये बताओ कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आपको पता है। हेलो, वॉइस आ रही है आशीष? आपको क्या लगता है प्रमोशन नहीं जाएंगे? यस मैम। ओके, क्योंकि बीच बीच में ना बोलते रहा करो, ऐसे पता नहीं चलता है कि कई बार साउंड कट हो जाए या फिर जो भी है यस वो। मैम। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम जावा से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको ये तो पूरा आइडिया है, ठीक है। लेकिन जावा यस जो है, मैम। हाँ, वो ऊप्स के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, हाँ, कोई पूछे व्हाट इज जावा, सो हाउ डू यू एक्सप्लेन, कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? And Java is a programming language. It helps in to make a website and make applications. It is object-oriented programming language. ओके, तो जब हम बोलते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप हमारा सबसे पहले इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि क्या जावा 100 एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? मैम ये और नहीं समझा। मैम एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बताओगे क्या होता है? ओके, देखो जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करती है। बट अगर जब भी कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका आंसर होएगा नो, क्योंकि जावा पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्योंकि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लासेस का हम यूज तो करते हैं, लेकिन जो जावा के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, प्रिमिटिव, इंट, स्ट्रिंग, जो कैर होते हैं, वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। ठीक है, Yes. ओके। देखो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जब भी आप जावा में जो अपना कोड लिखते हो, वो क्या होता है, पहले वो कोड कंपाइल होता है। ठीक है, पहले वो साथ के साथ इंटीग्रेट होता है, वो कंपाइल होता है सोर्स कोड में। फिर वो सोर्स कोड आपका जो है, जो भी इसका नेटिव कंपाइलर होता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद वो मशीन में रन करता है। तो इसीलिए जो है, जो जावा है, वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो भी फीचर्स है उन सबको यूज करती है। लेकिन अगर कभी भी कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका आंसर आएगा नो, कि जावा प्योरली पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, Yes और इस, मैम। हाँ, उसको बनाया किसने था सबसे पहले? जो भी है, इसको जो फाउंडर थे वो तो जेम्स गोसली थे। ठीक है, 1991 में। अब देखो जावा का सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से आप क्या समझ रहे हो? कि जो जावा बनाई गई थी ना, जब ये लैंग्वेज, तो ये इस तरह बनाई गई थी कि आप इसका कोड किसी भी मतलब मशीन सिस्टम पे लिखो, वो रन सारे कंपाइलर पे होगा। ठीक है, मतलब वो आपके सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बस क्या डिपेंड होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या है इसका? जेडीके। जावा को कंपाइल करने के लिए आपको किसकी नीड पड़ती है? जेडीके की। यस मैम, जेडीके तो जेडीके। जब तक किसी भी सिस्टम में जेडीके प्रेजेंट है, तो आप उस कोड को किसी भी सिस्टम में कंपाइल कर सकते हो। ओके, ये फिक्स करेंगे, अभी रुक जाओ। तो इसीलिए जो जावा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। कि जावा का कोड आपने एक बार लिखा और वो किसी भी कोड कंपाइलर पे एज इट इज रन हो जाएगा। ठीक है, अब एडिशंस ऑफ जावा की बात करते हैं, तो जावा देखो बहुत लार्ज एप्लीकेशन है, उसको ना हम तीन अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो जावा की मेनली तीन एडिशन है। स्टैंडर्ड एडिशन वो होता है जो कि हम कोर जावा के जो भी प्रोग्राम्स करते हैं, या नॉर्मल जो भी बैकएंड के प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे किस पैकेज के अंदर इंक्लूड है? आपके जावा स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर। ठीक है, यस मैम। फिर आता है आपका जावा एंटरप्राइज एडिशन। एंटरप्राइज एडिशन होती है जबकि जब आप उसमें
JSP सर्वलेट और ये सारी चीजें यूज करते हो टू मेक ए लार्ज एप्लीकेशन। अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है जावा के अंदर तब हम यूज करते हैं JEE। ओके। आ रही है नए साल की ग्रीटिंग के लिए ना। और जो जावा का माइक्रो एडिशन है ये बेसिकली उस अप्लाई उनके लिए डिजाइन किया गया था जो कि आपके स्मॉल अप्लायंसेस होती है, लाइक जैसे आपको फोन में यूज करना हो, लाइक या फिर सेट टॉप बॉक्सेस, तो उस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए जावा ने अलग अलग तरह के अपने पैकेजेस बनाए हैं। ठीक है। तो हम जो अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे वो मेनली कौन सा होगा, आपका जावा का स्टैंडर्ड एडिशन। ओके। अब हिस्ट्री ऑफ जावा की बस सिंपल सी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जावा को पहले जावा नहीं बोला जाता था, उसका एक अलग नाम था। आपको पता है यशिश? नो मैम। ओके। तो जावा जब पहले डेवलप हुई थी तो ओरिजिनली इसको हमने क्या बोला था, ओक। ठीक है। लेकिन ओक के साथ कंडीशन ये हुई थी कि जब वो लोग ओक को रजिस्टर करवाने गए थे तो उन्हें पता चला कि ओक जो है वो ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क है दूसरी कंपनी का, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिर उसका जावा को वो लेके नहीं जा सकते थे। अब उसका नाम जावा इसलिए पड़ा कि जो जावा के फाउंडर थे जेम्स गोसलिंग, वो जो थे कॉफी के बहुत बड़े मतलब शौकीन थे। तो उस टाइम पे जो वहाँ की फेमस कॉफी थी वो जावा आइलैंड नाम से प्रोड्यूस होती थी, तो उन्होंने उसी शौक और जो भी है वहां पे उसको ध्यान में रखते हुए उसका नाम जावा रख दिया था। ठीक है। और जावा को देखो जेम्स गोसलिंग ने 1991 में डेवलप किया था, लेकिन उसके बाद जो है सन माइक्रो सिस्टम जो है ना आपका, ये पहले वहां पे डेवलप हुई थी लेकिन उसके बाद ओरेकल ने इसको ले लिया। ठीक है। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए कि जावा को यस। पहले किस नाम से जाना जाता था, ओक से। ओके। 1995 में इसका नाम चेंज हो गया जावा। यस मैम। ओके। और जावा का बेस मेनली रीजन यही है कि जो उसके फाउंडर थे जेम्स गोसलिंग, उनका कुछ अब ये अलग अलग स्टोरीज है कि जावा वहाँ के आइलैंड का भी नाम था जिसपे कॉफी प्रोड्यूस होती थी, और उसके बाद उन्होंने उसका नाम जावा रखने का डिसाइड किया। उसके बाद जो 2009 में था, ये सन माइक्रो सिस्टम से किसके पास चली गई, ओरेकल। और अब जब भी आप देखते हो जेडीके डाउनलोड करते हो तो वो किसे उसके राइट्स होते हैं, ओरेकल के पास होते थे। कि आपने देखा होगा उधर लिखा आता होगा ओरेकल कॉर्पोरेशन। यस। ठीक है। तो अब जो भी है जावा के सारे राइट्स किसके पास है, ओरेकल के पास। ओके। नाउ अब ये देखना है जावा का आर्किटेक्चर कि आप जावा में कोड तो लिखते हो बट वो कोड एक्चुअली वर्क कैसे करता है। वही बोला है। तो देखो जावा का आर्किटेक्चर हम बेसिकली 3 स्टेजेस में मेनली आपका डिवाइड होता है। पहला आपका प्रोसेस होता है कंपाइलेशन और अच्छा, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में क्या अंतर होता है? मैम जो कोड को कंपाइल करते हैं उसी कहते हैं ना। देखो इंटरप्रेटर जो होता है वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। एक एक लाइन जो आप लिख रहे हो वो तभी की तभी एग्जीक्यूट होता जाता है। लेकिन जो कंपाइलेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका कोड पूरा एक साथ प्रोसेस होता है, मतलब एक बार में एग्जीक्यूट। अच्छा। और ठीक है। कंपाइलेशन में मतलब कंपाइलेशन में एक बार में सारा हो जाता है, और हाँ, और इंटरप्रेट होता इंटरप्रिटेशन है। आपको लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। एक एक लाइन की कोड को वो चेक करता हुआ चलता है। ठीक है। तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। कंपाइ जावा जो है दोनों को फॉलो करता है, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों को। ठीक है। उसके बाद देखो ये तो हो गया। हाँ, कोई क्वेश्चन? नो मैम। हेलो। ओके। तो उसके बाद क्या है, अब जावा का जो कंपाइलर है वो क्या करता है, सबसे पहले जब आपने कोड लिखा तो उस कोड को हम किसे, एक डॉट जावा फाइल नाम से आपकी वो फाइल सेव होती है एक्सटेंशन, जब भी यस मैम। आप, डॉट हाँ, जावा से कोई भी तो जैसे लैंग्वेज, जैसे अब HTML है तो डॉट HTML। हाँ, तो वो जो डॉट जावा वाली जो आपकी फाइल होती है वो आपकी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती, वो डॉट जावा वाली फाइल पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होती है। ठीक है। जब आप एग्जीक्यूट चलाते हो तो वो पहले जो जावा का कंपाइलर है वो उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जो आपका ये बाइट कोड होता है, ये बाइट कोड जो है मशीन की जो नेटिव जो भी वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जिस भी आपको उसमें रन चाहिए, ये बाइट कोड बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट होता है। जब भी हम जावा में बात करते हैं ना कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो वो बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जावा के कोड को पहले एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि ऐसा मीडियम आपकी एक कह लो इंटरफेस की तरह काम कर, इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। ये आपकी बीच की लैंग्वेज है जिस कोड को आप किसी भी कंपाइलर के साथ रन कर सकते हो।
ठीक है। तो उसके बाद जो होता है, देखो अब आपका कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। तो जो जेवीएम है, जो हमारे जेडीके के अंदर जेवीएम इंस्टॉल आता है, वो क्या है, इस बाइट कोड को हमारे मशीन के कोड में कन्वर्ट करता है। और फिर जो आपका मशीन कोड है वो डायरेक्टली जिस भी फॉर्म में चाहिए होता है उसको एग्जीक्यूट करके, जो मशीन की नेटिव लैंग्वेज है उसमें एग्जीक्यूट करके देता है। ठीक है। तो देखो ये आपका डायग्राम प्रोसेस ये रखा है कि ये आपका सोर्स कोड है। जो पहले सोर्स कोड किसके पास गया, जावा कंपाइलर के पास। तो जावा कंपाइलर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया बाइट कोड में, और फिर बाइट कोड किसके पास भेजेगा, इसको जेवीएम के पास। और जेवीएम ने ये किसको भेजा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस कोड को फिर से कन्वर्ट करके किसके पास भेज दिया, जेवीएम के पास। ठीक है। मैम एक बार फिर से बताओगे, परफॉर्म। देखो ये जो आपका सोर्स कोड है, बेसिकली इसमें आपने ये कोई भी आपकी मतलब फाइल हो जो सकती। हमने कोडिंग किया मैडम, जो हमने कोडिंग लिखा वो सोर्स कोड हो गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो ना, तो ये सारा उसका इंटरनल प्रोसेस है। उसके बाद जो है आपका जो कोड है, वो कंपाइलर उसको एक बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, एक आपकी। ठीक है। बाइट कोड क्या होती है, आपकी 0 1 2 वाली लैंग्वेज होती है, उसको यस एक मैम, बाइनरी इंटरमीडिएट। डिजिट, बाइनरी डिजिट। हाँ आयुष कुछ, ओ सॉरी आशीष, आप कुछ बोल रहे थे, आवाज कट रही थी। मैम वो बाइनरी डिजिट होती है ना। हाँ मैम तो मैं उसको ये कह रहा था मैम, एक और चीज, मैम डीएसए वगैरह पढ़ना था तो वो कैसे पढ़ूंगा, डेटा देखो, स्ट्रक्चर। पहले आपको डीएससी के लिए आपको नॉर्मल कंट्रोल फ्लो लूप्स, बेसिक एरे स्ट्रिंग्स ये तो पता होनी चाहिए। उसके बाद ही तो आप डीएससी पे मूव करोगे ना। यस मैम, ये तो सही बात कहा आपने। ठीक है। तो बेसिकली जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक फॉर लूप या इफ लूप या एल्स कंडीशंस कैसे काम करते हैं, आप डायरेक्टली डीएसए पे कैसे फॉलो मूव कर जाओगे। मैंने और आप पढ़ा देना। डीएसए, हाँ, डीएसए में हम ज्यादा नहीं घुसेंगे। जो आपका एरे होता है, स्ट्रिंग होता है और स्टैक्स होता है, मैंने मेनली यही ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे। मैम हेलो। हाँ कुछ बोल रहे थे आशीष। नो मैम, वही कह रहा था, ठीक है। ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आप बेसिकली आपको एरे और स्ट्रिंग्स के मेनली क्वेश्चंस पता होने चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं 1 या 2 क्वेश्चन करवाती हूँ, तो उस पे घर पे जाके आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। यस मैम। ओके। अगर उसमें कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। ओके। यस मैम। जे इंटरव्यू में डीएसए से क्वेश्चंस तो नहीं होता ना मैम। नहीं, उसमें वैसा कोई रेसेस नहीं, मेनली बेसिक आपको एरेज का पता होना चाहिए। नॉर्मल आप देखो, इंटरव्यू जो भी होता है उन्हें भी पता होता है कि आप किसी कंपनी में काम करके नहीं आ रहे। तो वो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपके बेसिक नॉलेज पे ही लेते हैं, कि आपको एक बेसिक आइडिया कितना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, या फिर वो फॉर लूप आपके लॉजिक कितने क्लियर है। यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले ये करना आना चाहिए। अब जावा के, ठीक है, हमने बात तो कर ली कि जावा में जो है आपका सारा काम जेडीके परफॉर्म करता है। तो जेडीके के अंदर जो आपकी होती है ना, उसमें भी आपकी 3 ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं आपके जावा के कोड को बिल्ड करने में। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला होता है आपने जेडीके। जब भी आप सिस्टम में जावा रन करनी होती है, एग्जीक्यूट करनी होती है, तो आप किसको डाउनलोड करते हो, जेडीके को। यस मैम। अब जेडीके के अंदर भी उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले हम जेवीएम से स्टार्ट करते हैं। दूसरा वाला। हाँ हाँ, आपका फॉर्म तो ये भी 24 घंटे फॉर्मेट में तोड़ना, 24 घंटे। देखो जो ये वाला आपका कोड है ना, ये तो पूरा आपका जेडीके होता है। अब जेडीके के अंदर जो होता है वो आपका जेवीएम होता है। ठीक है। देखो ये पूरा आपका जेडीके है। जेडीके क्या था। ठीक है। और जेडीके के अंदर आपका क्या आ गया, जेवीएम। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो वहां पे आपका जेडीके जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएगा, और जो जेवीएम है ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये किस कोड को रन कर रहा है, बाइट कोड को। ठीक है। यस मैम। तो अगर आपको आर्किटेक्चर में इतना नहीं घुसना, तो आर्किटेक्चर में बस आप इतना ध्यान रखो कि जावा का जो आपका, जो मैंने प्रोसेस बताया कि आपका सोर्स कोड पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड आपका जाएगा किसके पास, जेवीएम के पास, और जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करेगा आपके मशीन लेवल कोड में। ठीक है। क्या देखो, ये तुम्हारा वर्क चल रहा है, क्या टाइम दे रहे हैं? अच्छा, इससे पहले आपने सी प्लस प्लस पढ़ा था पहले, मैम प्रोग्रामिंग सी पढ़ा लैंग्वेज। था, बस सी पढ़ा था, सी लैंग्वेज। ओके। सो सी की मेनली और कई बार PHP।
जब यूजर ये बताता है ना कि उसे सी, ये हर कोई एज्यूम करता है कि नॉर्मली लोगों को सी प्लस प्लस पता ही होता है, तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि जो आपकी सी होती है या फिर सी प्लस प्लस, ये दोनों ही, जो सी तो है वो पूरी आपकी प्रोसीजरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है ना? यस एम मैम। आई यस, लेकिन जो सी प्लस प्लस है वो क्या है, देखो सी प्लस प्लस और जावा काफी सिमिलर होती है, तो कई बार होता है कि इनके बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यस मैम बताइए। ओके, तो सी प्लस प्लस क्या है, ये आपकी जावा तो देखो सिर्फ ओप के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, सी प्लस प्लस क्या है, वो आपकी सी और जावा दोनों को फॉलो करती है, मतलब प्रोसीजर के साथ भी काम करती है। आप उसमें चाहे तो बिना क्लास और ऑब्जेक्ट बनाए भी अपने कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्ट मैन, और चाहे तो ऊप्स के थ्रू भी। और वही बात जावा की करें तो वो सिर्फ ओप के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला जो सिस्टम, जो फीचर है वो सिर्फ जावा के पास, एज कंपेयर टू सी और पाइथन। ओके, सी और सी प्लस प्लस, ये सारी आपकी जो भी है दूसरी लैंग्वेजेस, वो सारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मिलेगी आपको। सी प्लस प्लस बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग कौन सी होती है, जो कि आप पीछे बैकएंड में यूज करते हो, लाइक सिर्फ उसके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जावा क्या है, आप उसको मल्टीपल फील्ड में यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था वो अलग अलग एडिशन प्रोवाइड करता है, लाइक आप उसमें वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, नॉर्मल माइक्रो एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, सब कुछ। ठीक है। और सी प्लस प्लस का देखो, यस हाँ, सी प्लस प्लस का एक फीचर है कि ये सिर्फ कंपाइलर यूज करता है ना, लेकिन जावा जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करता है। मतलब जब भी आप अपना जावा में कोड लिखते हो तो वो लाइन बाय लाइन वहीं पे कंपाइल भी होता है और उसके बाद पूरा कोड एग्जीक्यूट भी होता है, दोनों। ठीक है। यस मैम। ये एप्लीकेशन से कुछ जावा की, कि जावा की एप्लीकेशन किस किस में हम यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप में, मोबाइल एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल, तो जावा जो है आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो फॉर एनी फील्ड। यस मैम। ना अब आपका सबसे बड़ा कंसर्न था कि जावा में ऊप्स क्या होता है, ऊप्स प्रोग्रामिंग क्या होती है। यस मैम, उप्स कंसेप्ट। हाँ, तो ऊप्स कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ नहीं, ऊप्स बेसिकली, ऊप्स के हमारे चार फीचर्स होते हैं: अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। मैम ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, और एक और का क्या बताया था? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, यस ठीक है, मैम। तो ये, मैम ऊप्स का डिफरेंस क्या, मतलब ऊप्स किसे कहते हैं, एक अब बार ये बता सकते देखो, हाँ, ऊप्स जो है, ऊप्स एक अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ठीक है, अब हैं? जब भी हम लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास ना दो तरह की अप्रोच आती है, कि जो आपकी लैंग्वेज है वो उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। यस मैम। ठीक है, तो एक होती है आपकी प्रोसीजरल बेसिकली, जिसमें कि आपका कोड क्या है, टॉप टू बॉटम मतलब फ्लो होता है, कि जो भी आपने फंक्शन लिखा है उसके कॉल, उसके अकॉर्डिंग कॉल होंगे। ठीक है, आपके फंक्शन यस मैम। मेथड लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हो गई आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मतलब जो भी है जहाँ पे आपके फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, जिस भी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो पहले वो चल रहा है। अब ऊप्स प्रोग्रामिंग क्या आती है, ऊप्स के अंदर जो ये चार फीचर है, इन चारों फीचर ने इनको डिवाइड कर रखा है कि ऊप्स की हेल्प से आपने एक क्लास बनाई। ठीक है, एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने मल्टीपल फीचर्स उसके डिफाइन किए या फिर उसके मल्टीपल मेथड्स और फंक्शन यूज किए। अब सिमिलरली अगर आपको सेम वही फीचर्स और वही क्लास किसी और फंक्शन प्रोग्राम में चाहिए, कि आपने सोचा कि ये ही वाले जो फीचर्स मैंने एक क्लास में बना दिए, अब मैं उस फीचर को दोबारा से किसी क्लास में क्यों लिखूं, तो यस मैम, ऊप्स, उसको इनहेरिट कर लेंगे ना। हाँ, तो ऊप्स आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज और एबिलिटी जैसे देता मैम है। सीएसएस, जैसे मैम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो सीएसएस फाइल्स तो अलग होता है। ठीक है। हाँ, तो सीएसएस फाइल्स के वो होता है, वो उसको हम कहीं भी क्लास लगा करके और इसका यूज कर लेते हैं। हाँ, तो कुछ वही सिस्टम होता है कि एक आपने क्लास का क्या हो गया, आपने एक ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया, अब उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप अपने जैसे चाहे ऑब्जेक्ट्स बना लो। यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्लास तो आपकी जो है एक वो
फिजिकल एंटिटी हो गई, ठीक है। मतलब जब अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कोई बिहेवियर मेथड्स नहीं है, तो वो क्लास किसी काम की नहीं है। ओके। यस तो क्लास क्या है, वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज ए नो क्लास। ओके। यस मैम। तो जब तक कि आप उसमें क्लास की प्रॉपर्टीज होती है कि जब तक कि उसमें कुछ बिहेवियर या फिर उसमें कुछ मेथड्स नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं कह सकते दैट इट इज ए क्लास। और जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है। यस मैम। ओके। तो आपका मेनली ऊप्स के बारे में, जब हम ऊप्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो ये चारों फीचर को भी एक एक करके हम करेंगे। अब सबसे यस पहले मैम। आते हैं हम डेटा टाइप्स के बाद, ठीक है। यस। तो एक सेकेंड। तो डेटा टाइप्स बेसिकली आपको पता है दो टाइप के होते हैं। डेटा टाइप वेरिएबल और कांस्टेंट। नो, वो डेटा टाइप्स नहीं है। डेटा टाइप्स में जब भी हम कहते हैं तो आपके दो आते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। यस मैम, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। एक सेकेंड। तो जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, जिसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल या जो भी इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, ये सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, आपके प्रिमिटिव्स में। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव आते हैं, जो भी आप बात कर रहे थे ना कि आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना था, उसके अंदर जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हो वो सारे किस में आते हैं, आपके नॉन प्रिमिटिव्स में। यस मैम। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बिकॉज ऑफ उन्हीं के कारण जो है जावा एक है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि जब भी आपको क्लास के अंदर उन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करना होता है, तो हमें क्या है, उसको पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। उनको क्या है, एक रैपर ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक यस है। मैम। तो वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को आप समझो कि वो एक कंटेनर है। ठीक है। जो कि क्या हाँ। ये कंटेनर क्या करते हैं, जो भी आपके पास डेटा है, कुछ भी डेटा हो सकता है अभी ये। स्टोरेज करते हैं। हाँ, उसको क्या है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब इस डेटा के अंदर चाहे आपको कुछ भी मैनिपुलेशन करना हो, लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए ना वो डेटा आप कहाँ रखा है या फिर उसको कहाँ स्टोर कर रहे हो। यस मैम। यस मैम। तो वेरिएबल क्या है, वो बस एक कंटेनर है जो कि क्या है, उस डेटा को होल्ड करके अपने पास रखता Variable है। is a container that store our data. हाँ, दैट यस। जो कि क्या है, वो उस वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अब वेरिएबल के अंदर मान लो डेटा तो रख दिया हमने, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किस वेरिएबल, किस कंटेनर में कौन सा डेटा है। मैम नहीं समझा। जैसे अब ये तो समझ गए कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि यस डेटा मैम। को होल्ड करे, लेकिन ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आप, आपके पास तो बहुत सारे कंटेनर प्रेजेंट है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से कंटेनर में कौन सा डेटा रखा है। मैम वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर देंगे ना। वेरिएबल नेम तो डिक्लेयर कर दोगे, अब इसीलिए भी आता है आपका डेटा टाइप। ठीक है। आपने नेम तो डिक्लेयर कर दिया, अब उसमें ये कैसे डिफाइन करोगे कि अगर अलग अलग तरह का डेटा है कि इस वाले कंटेनर में आपको सिर्फ यही यस फील्ड रखना मैम। है। यस मैम, डेटा टाइप अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, उसका एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये वाला जो कंटेनर है वो यही वैल्यू होल्ड कर सकता है। यस मैम, इसीलिए इंट कैर बना रखे हैं प्लॉट। हाँ। ओके। तो इसलिए हम यू यूज करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, जब भी हमें वेरिएबल का डिक्लेरेशन, पहले हमें उसका नेम डिफाइन करना होता है, और वो नेम जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। ठीक यस है। मैम। तो पहले टाइप डिफाइन किया, उसके बाद उसका नेम, और उसके बाद जो भी इक्वल टू लगा के आपको जो भी इसके अंदर वैल्यू रखनी है वो आप उसमें डाल दो। तो यस वेरिएबल मैम। डिक्लेरेशन पता चल गया। अब जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स आते हैं, लोकल, स्टैटिक और इंस्टांस। इन तीनों में कुछ डिफरेंस होता है। डिक्लेयर तो सब में वेरिएबल ही कर रहे हैं, बट इनका एक स्कोप ऑफ रीजन होता है कि आप इन वैल्यू को इसी के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। यस मैम। ओके। तो देखो लोकल वेरिएबल, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लोकल वेरिएबल जो होता है आपका, कि जब आपने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है मेन फंक्शन, मेन यस मेथड। मैम।
पब्लिक क्लास हाँ, वेरिएबल। या नॉर्मल किसी भी फंक्शन के अंदर या कोई भी एक फंक्शन है उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इस लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, यहीं तक फिक्स है। आप सिर्फ इस मेथड के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर इस मेथड के बाहर आप इस वेरिएबल को कॉल करना चाहोगे ना, तो उसको मिलेगा ही नहीं। समझ नहीं पाया मैम, एक बार तो बताओगे? एक ये सेकेंड रुको, मैं ना इसको अपने आईडी पे यूज करके आपको बताती हूँ। ठीक है। मेनली डिफरेंस आपको एक ये पता होना चाहिए जब तक ये ओपन हो रहा है, कि जो आपका लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप लोकली ही प्रेजेंट होता है, कि जिस भी मेथड में आपने वो डिक्लेयर किया या जहां भी फंक्शन में, सिर्फ वहीं पे आप उसे एक्सेस कर सकते हो। आउटसाइड द उस मेथड आप उस वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। पहले कोई भी अब एक क्वेश्चन आपका ये और बनता है कि जावा के अंदर अगर आपको कभी भी कोई फंक्शन क्लास एग्जीक्यूट करनी है, तो क्या आप विदाउट मेथड के आप इस क्लास को एग्जीक्यूट कर सकोगे? जावा में जब भी आप कोई फाइल कंपाइल करनी हो तो उसके लिए मेन मेथड रिक्वायर होता है। ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये जब पब्लिक तक स्टैटिक हाँ, वर्ड में। यस, जो पब्लिक होती है ये तो आपकी क्लास डिफाइन करती है कि इसका ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल जो है, ये स्टैटिक आपका कीवर्ड है, जो कि आप जितने भी इसके अंदर फंक्शंस बनाते हो या मेथड्स बनाते हो, स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, वो उसको उसको अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उन्हीं वेरिएबल के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अगर यहाँ पे जो भी आप फंक्शन स्टैटिक कीवर्ड यूज करके, जावा में हम जितने भी फंक्शंस बनाते हैं ना, वो सारे ज्यादातर स्टैटिक कीवर्ड यूज करके बनाते हैं, क्योंकि जावा का जो ये फंक्शन मेन मेथड फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होता है। वॉइड जो ये है उसका टाइप की, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। यस मैम। ठीक है। तो वॉइड क्या है, वो कुछ रिटर्न नहीं, ये फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं करके दे रहा, जो आप बोलोगे बस वो प्रिंट करके लाता है। बाय डिफॉल्ट ये वॉइड रहता है, क्योंकि आपको कुछ रिटर्न करके नहीं देगा। मेन इसका, ये आपके फंक्शन का नाम है मेथड का, जो कि आपको कॉल होता है। जो भी आप इसमें जब भी आप फंक्शन चलाओगे, तो आपका ये मेन मेथड कॉल होगा। अब इसमें ये जो स्ट्रिंग आर्ग्स है, ये डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो भी आप पैरामीटर्स लोगे, वो चाहे आपके एरे हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का जो भी डेटा है उसको एक स्ट्रिंग में ले लेता है। ठीक है, स्ट्रिंग के एरे में। अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे लोकल वेरिएबल की, तो जब भी मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट var1 इक्वल्स टू 20, तो इस वेरिएबल को मैं सिर्फ यही कॉल कर सकती हूँ। अगर मैं एस आउट करके प्रिंट करूं var1, तो ये यहाँ मुझे कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ एस आउट, प्रिंट एलन। चलो तो हम देखते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं। पब्लिक डायरेक्टली इसके अंदर नहीं लिख सकते ना हम। ठीक है, ये एक मैंने लोकल फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var2 करके। तो इस var2 को अगर आप यहाँ पे एक्सेस करोगे तो ये प्रिंट करके देगा, लेकिन इसी var2 को यहाँ अगर आप कॉल करना चाहो, तो ये आपको एरर देगा। अच्छा, ये var1 var2। हम्म।
अच्छा ये मैम कौन सा एप्लीकेशन है? ये आपका इंटेलिजे आइडिया है। इंटेलिजेंट, इसमें देखो, जावा कर हाँ, सकते हैं? ये बेसिकली जावा के लिए ही है आपका इंटेलिजे आइडिया, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली आप बैकएंड और वो सब कुछ आप एक ही जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। बैक एंड फ्रंट एंड के लिए आपको अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है, और ये ज्यादा इंटेलिजेंस जावा पे यूज करता है, जो कि आपको प्री कंपाइल लाइब्रेरीज देता है। अब ये देखो, यहाँ पे जैसे आपने var2 डिक्लेयर किया तो उसने वो एरर दे दिया, क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक फिक्स था। अब अगर यही सेम वेरिएबल मैं इसको ऐसे डिक्लेयर करती, स्टैटिक, अब ये जो आपका वेरिएबल थर्ड है ना, ये आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, देखो एरर चला इसमें, एक मिनट, वेरिएबल थ्री क्या है? देखो, जब आपने स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू कर दिया तो क्या है, ये आपका वेरिएबल थ्री अब एरर नहीं देगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक कीवर्ड है, ये क्या कर रेफरेंस दे रहा है कि आपका ये मेथड भी स्टैटिक है और जो आपका ये वेरिएबल है ये भी स्टैटिक है। तो ये दोनों क्या है, सेम रिसोर्स शेयर करेंगे, ठीक है। जो वेरिएबल की कॉपी इसके पास है, वो वेरिएबल इसको मिल जाएगा, ठीक है। अभी लोकल और स्टैटिक वेरिएबल में आपको समझ डिफरेंस समझ में आया आयुष? ओ सॉरी, आशीष। यस। ठीक है, तो जब भी आपको आउटसाइड द मेथड, ठीक है, ये इस वेरिएबल का स्कोप जो भी स्टैटिक के अंदर है ना, इसका इस क्लास के अंदर आप इस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए आपको यूज करना होता है इन ओ, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। अब इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो क्लास नेम है वो क्लास नेम v2 इक्वल्स टू न्यू, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल्स। अब आप इस वेरिएबल फोर को यूज करना चाहते हो तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। सॉरी, v2 डॉट, क्या नाम है हमारा, तो ये आपका हो गया ग्लोबल। नवीनकर हो गया क्या? नवीनकर आप कहाँ अटके पड़े हैं? पासवर्ड कब तक ठीक चेंज है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया, जो कि हम क्या है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, मेथड के बाहर। और ये वाला जो आपका वेरिएबल है, ये कौन सा हो गया, लोकल। ठीक है, एंड ये था आपका स्टैटिक। इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? हेलो आशीष। यस। ठीक है, तो जब भी आप विदाउट किसी कीवर्ड के और आउटसाइड, हाँ, कुछ बोल रहे थे आशीष? मैम नहीं, कुछ नहीं कह रहा। क्या, तो जब भी आप किसी वेरिएबल को आउटसाइड द मेथड डिक्लेयर करते हो तो वो आपका कौन सा होता है, आपका बेसिकली इंस्टांस वेरिएबल आप इसको भी बोल सकते हो, जिसके लिए आपको यूज करना पड़ता है। उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और यूजिंग द इंस्टांस ऑफ दिस वी कैन यूज द वेरिएबल, ओके। यस मैम। सो लोकल वेरिएबल क्या होता है आपका, ए वेरिएबल विच डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, जो कि आप मेथड की बॉडी के अंदर ही डिफाइन करते हो जिस वेरिएबल को।
Yes, ma'am. और स्टैटिक वेरिएबल जो बाहर भी डिक्लेयर हो सकता है या अंदर भी, उससे कोई डिफरेंस नहीं। बस वो क्या है, उस वेरिएबल के आगे क्या लगाना चाहिए, आपका स्टैटिक कीवर्ड, तो वो आपका हो गया स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, और इंस्टांस वेरिएबल तो हमने देख लिया। आउटसाइड द मेथड, इनसाइड द क्लास। Yes, ma'am. ये क्या था, क्लास के अंदर होना चाहिए, एटलीस्ट किसी क्लास में तो होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, आउटसाइड द मेथड Method. के, किसी किसी मेथड के अंदर नहीं है। ये जो हमने बनाया था ये क्या था, मेथड के अंदर। ये जो भी वेरिएबल बनाए थे वो किसके अंदर बनाए थे हमने, मेथड के अंदर। Method के पर ये अंदर। बिना मेथड के हमने बनाया है। ग्लोबल वेरिएबल हो। हाँ। यस मैम। अब बढ़ते हैं आपके डेटा टाइप की तरफ। तो देखो, डेटा टाइप बताया मैंने, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप्स के होते हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं आपके, बेसिकली बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, ये सारे क्या होते हैं आपके प्रिमिटिव, जो कि क्या है, एक रेफरेंस वैल्यू होल्ड करते हैं। ठीक है। यस मैम। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा होते हैं, ये सारे जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक आपकी या जो भी क्लास, इंटरफेस, वो सारे किस में आएंगे, आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा मैम टाइप। एक बार प्रिमिटिव और डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव को बाय बताओगे मैडम, क्या बोलते हैं उसको? जैसे देखो, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो बेसिकली एक रेफरेंस वैल्यू होल्ड करके रखते हैं, लाइक जैसे कि जैसे बूलियन मैं मेरे टाइप। को कोई पूछेगा कि व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो मैं बोल दूंगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। नहीं, सिर्फ आप ये बोल सकते हो, जो आपके इंट, कैर ये होते हैं ना, ये सारे इसमें आते हैं प्रिमिटिव के अंदर। अच्छा। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से जो भी आपके डेटा स्ट्रक्चर वाले टाइप्स होते हैं, एरे, स्ट्रिंग्स या फिर क्लासेस, इंटरफेस, इनम्स, ऑब्जेक्ट्स, वो सब किस में आते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव। ओके। या ये बोल सकते हो कि प्रिमिटिव को आप डायरेक्टली इसमें एक्सेस कर सकते हो। नॉन प्रिमिटिव क्या है, आपको अब एरे के अंदर आपने डायरेक्ट वेरिएबल बनाया, आप उसको डायरेक्टली थोड़ी ना एक्सेस करोगे अब। इसके बाद आते हैं डेटा रेंज पे। तो जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं ना, तो इन सबके पास एक बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो है आपके प्रिमिटिव के, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो जब भी हम इनको डिक्लेयर करते हैं, तो अगर उन्होंने हमें इनिशियलाइज नहीं किया उन वेरिएबल को। क्लासेस कब तक होगी, मतलब कितने बजे तक? क्लासेस आपकी 2 से 3 होती है। ठीक है। तो देखो, जैसे ये जो, फर्स्ट। हाँ, एनी क्वेश्चन। नो मैम, देयर इज नो एनी क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपकी देखो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, जो डेटा टाइप्स की दे रखी है, कि आप चाहे जैसे नॉर्मली वैसे लट कर सकते हो, मैम कि एक जो बार वो बूलियन है वो डेटा आपका फॉल्स। डेटा टाइप बता रहे थे ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वाले स्लाइड पे जाना, इस पे। यस मैम। हाँ। यस मैम। तो ये जैसे नॉन प्रिमिटिव वगैरह हो गए, तो ये एरे, हम्म। स्ट्रिंग, क्लास, इंटरफेसेस, ऑब्जेक्ट, ये सब नॉन प्रिमिटिव में आ गए। नॉन और प्रिमिटिव, हाँ। ओके ओके। और बुलियंस में जो आ गए, इंट, कैर, बाइट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, डबल इंट, ये सब जो आता है ये प्रिमिटिव हो गया। यस। तो ये मैम मेरे से सारे, अगर जैसे कोई पूछेगा प्रिमिटिव, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि हाँ मैम, इसमें बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट्स और इंटीजर्स वैल्यू हाँ, जो। वो बेसिकली आपको और ये पता होनी चाहिए। नॉन प्रिमिटिव तो आपको चल जाएगी, लेकिन प्रिमिटिव टोटल 8 डेटा टाइप से, ये आपको पता होना चाहिए। यस मैम। ये 8 डेटा टाइप्स, कोई पूछे प्रिमिटिव के टाइप कितने हैं, तो आप ये 8 डेटा टाइप्स आपको याद होने चाहिए, बूलियन, कैर, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये फिक्स है आपके। मैम और पूछेगा डेफिनेशन तो क्या बोलूंगा, व्हाट इज प्रिमिटिव? प्रिमिटिव की देखो, ऐसे कोई खास इस पे डेफिनेशंस तो नहीं है कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, बस आपको बस ये होना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड विच बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, यही बोल सकते हो आप नॉर्मल। ठीक है। ओके। ऐसे कोई नहीं पूछते कि आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं इतना। अब अच्छा, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे थे एस आउट वाले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यस मैम। यस मैम, कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए। हाँ, तो ये प्रिंट वाला भी एक ये क्वेश्चन रहता है कि ये किस तरह से, मतलब ये है क्या, सिस्टम आउट, ये प्रिंट एलन, हर एक लाइन का या हर एक लाइन ऑफ कोड का एक अपना मतलब होता है ना, कोडिंग। तो जो सिस्टम जो है बेसिकली, जब भी आप इसको कॉल करते हो, तो जावा के अंदर देखो जो भी है, जितने भी क्लासेस है, वो सब क्या है, पैकेजेस में, मतलब सब कुछ डिफाइन है पैकेजेस के अंदर।
ठीक। तो जब भी आप सिस्टम यूज करते हो तो ये क्या है, पहले उस फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब कि जो आपका ये प्रिंट एलन है वो किस वाले पैकेज में प्रेजेंट है, सिस्टम वाले, ठीक है। यस मैम। और जो आउट है, ये आउट क्या है, आपको अब उसका टाइप डिफाइन करें कि आप ये प्रिंट एलन क्या करके दे रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है। इसमें जो मैंने कोडिंग किया है तो उसका आउटपुट तो दे रहा उसके बाद ये सिस्टम के मतलब क्या करना है, ये उसका ठीक है, ये उसको क्लास है कि आपको किस क्लास में से बुलाना है, पैकेज बुला लिया, उसके बाद क्लास, उस सिस्टम में से आपको कौन सी क्लास यूज करनी है, तो हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट क्लास यहाँ पे। ठीक है। है। यस। उस फिर आउटपुट क्लास में उसको आउटपुट में क्या करना है, आउटपुट तो है पर आउटपुट भी तो कई तरह के हो सकते हैं, तो आउटपुट के बाद फिर हमने क्या किया, उसको प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल किया है, जो कि आपका उस फंक्शन को जो भी आपने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हो उसको वो प्रिंट करेगा। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल नहीं समझ पा रहा, एक बार बता। एक प्रिंट। सेकेंड। एक ये आपका प्रिंट, एक ये प्रिंट एलन, प्रिंट तो दोनों करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये प्रिंट एलन का मतलब होता है यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट लाइन, ये इस वेरिएबल के प्रिंट करने के बाद एक नेक्स्ट लाइन भी आपको प्रिंट करके देगा। अच्छा, जो वेरिएबल फर्स्ट ठीक है। है। और अगर आप सिर्फ प्रिंट यूज करते हो तो वो सिर्फ वेरिएबल प्रिंट करके दे देगा आपको, जो भी मतलब आप आंसर प्रिंट कराना चाहते हो, सिर्फ वो वेरिएबल विदाउट एनी नेक्स्ट लाइन, सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट हो एक ही जाएगा। लाइन में प्रिंट करके दे देगा, और जो प्रिंट एलन फंक्शन हम यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में हमें जो भी हाँ, डेटा। इसीलिए मोस्टली हम प्रिंट एलन यूज करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जो भी कमांड लिखते जाए वो एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाए। ठीक है। प्रिंट क्या करता है, वो सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट 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 करके देता जाएगा आपको विदाउट एनी स्पेसेस सारा एनी। एक ही लाइन में आ जाएगा। हाँ। जैसे ठीक ये है। जैसे मैम फ्रंट एंड में बीआर टैग का यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, वैसे मैम हाँ, यहाँ पे ये प्रिंट एलन, एलन बेसिकली एक नेक्स्ट लाइन, ये समझ लो नेक्स्ट लाइन भी एक प्रिंट करके देता है साथ में आपको। यस मैम, इसीलिए नेक्स्ट एलन लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन। हाँ। ठीक है। ओके मैम। तो अब ये दोनों में डिफरेंस, ये भी जो आपके मेनली वेरिएबल डेटा टाइप्स में से यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि प्रिमिटिव के डेटा टाइप्स कितने होते हैं, 8। प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है आपका, आपको मेन मेथड के बिना आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं। ठीक है। यस मैम। ये सारे आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे। दूसरा यस। आपको, हाँ, जेडी के जेआरई और जेवीएम में डिफरेंस पता होना चाहिए। जेडीके जीआरई और जेवीएम। हाँ, तो जेडी के बेसिकली क्या है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपको जेवीएम और जेआरई के साथ आता है। जेडी के सॉफ्टवेयर है, जब भी हम उसे डाउनलोड करते हैं उसके बाद ही आपका जेवीएम उसके अंदर ही होता है ना, वर्चुअल स्टोर। मैम। उसके बाद जो जेवीएम होता है वो आपकी वर्चुअल मशीन है, जो कि क्या है, आपका सारा कंपाइलेशन प्रोसेस करती है, जो भी आपके मैम कोड को क्या बोल कंपाइल और वो रहे सब कुछ हैं, करती है। जेवीएम इज वर्चुअल मशीन। हाँ, जो भी जो मैंने कंपाइल सिस्टम, आवर प्रोग्राम। जो मैंने स्टेप्स बताए थे आर्किटेक्चर के, कि पहले सोर्स कोड होता है फिर वो आपका बाइट कोड होता है, वो सारा काम कौन करता है, जेवीएम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद जो जेआरई होता है, जो आपके, हाँ, जो आपके मशीन लेवल कोड को नेटिव इंटरफेस में जो आपको कन्वर्ट करना होता है, जो मशीन लेवल कोड में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या कौन करता है, वो आपका जेआरई करके देता है। जीआरई। ठीक है। ओके मैम। जो इंटर बोला था ना कि जावा इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी होती है, तो वो किसकी हेल्प से होती है, जेआरई उसको करता है एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन एक एक कोड को। ठीक है। तो वेरिएबल डेटा टाइप्स और नॉर्मली ये सारे आपको पता चल गए क्या होते हैं इनके डिफरेंसेस, और यस क्लियर। मैम, सारी क्लियर हो गई। ओके, तो देखो अब आपका एक टास्क है, जो आपको क्या करना है, आपको एक नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन प्रिंट करना है बाय सर, यूजिंग द वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कैसे मैम? लाइक आपको पहले अलग अलग डेटा टाइप का अपना ये लेना है, लाइक जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग, नेम इक्वल्स टू जो भी नाम है, ठीक है, वो एक दो वेरिएबल को मैं या फिर लोकल में डिक्लेयर कर रही हूँ फंक्शन बना के, और उन सबको आपको प्रिंट करना है, सिंपल। जो भी वेरिएबल्स आप बनाओगे, एक इंट्रोडक्शन के लिए नॉर्मली अलग अलग डेटा टाइप की, लाइक आपने एक हाइट ले ली फ्लोट टाइप का, इन टाइप का आपने नंबर ले लिया अपना, ठीक है, उन सब डेटा टाइप को यूज करके आपको एक अपना माई सेल्फ को इंट्रोडक्शन प्रिंट करना है।
यस मैम। ठीक है, तो वो पहले आप एक उसको ट्राई करने की कोशिश करना, अगर वो आपसे नहीं होता तो फिर हम उसको कल मैं एक बार करके बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। पहले आप उसको ट्राई करने की कोशिश करना, अलग अलग डेटा टाइप यूज करना, ठीक है। ये वाली जो पावर पॉइंट वाली जो स्लाइड है ये मैं आपको भेजूंगी, उसको देख के आप रेफरेंस या आपको, ठीक है, उसको चेक कर लेना कि कैसे हम अलग अलग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं और उसको यूज करके आपको ये बनाना है। यस मैम। ठीक है, तो जब भी हम एक नॉर्मल माई वहां पे हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा तो होगा ही, जहां से आपका नेम आपका, और आपको ये पहचानना भी आना चाहिए कि आप पॉइंट डेसिमल वैल्यू को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो या स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, आपके पास कोई कैरेक्टर है तो, या फिर आपके पास कोई बड़ा डेटा है तो उसको आपको किस डेटा टाइप में डिक्लेयर करना है, ठीक है। जब तक आप खुद से कोशिश करोगे ना, जब आप खुद से, तब आपको चीजें पता चलेंगी कि जब आप उसमें अटकोगे, पहले टाइम में एरर्स आएंगे लेकिन वो एरर्स ही आपको हेल्प करेंगे आपको प्रॉब्लम की समझने यस में। मैम, एरर से तो पता चलेगा ना कि यहाँ प्रोग्रामिंग में डिफॉल्ट कहाँ आ रहा है हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि जब आप खुद से ट्राई करोगे ना, आप इस चीज को, जब वो आप वहां पे अटकोगे तब आपको वो चीजें पता चलेंगी कि ठीक है ये चीज इस वजह से हो रही थी। अभी मैंने बता दिया वो ठीक है, लेकिन वो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप एक बार पहले खुद से ट्राई करो उसके बाद हम करते हैं। सॉल्व करने से ही तो मैम इंटेलिजेंस निकलेगा। हाँ ठीक है, तो पहले कल इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल हम कंट्रोल फ्लो भी देखेंगे फॉर लूप अपने। यस मैम। ठीक, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, देयर इज नो एनी अदर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू मैम। थैंक